नमस्कार साथियों, एमपी डीएलएड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकाई 4 भाषा एवं संप्रेषण के जो लघु उत्तरीय इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। पिछली इकाइयों के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में वांडूरा एवं वाल्टन के विचार व्यक्त कीजिए, अथवा वांडूरा एवं वाल्टर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट वांडूरा एवं वाल्टन मिशेल थे। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक रूप को सन 1973 में आरंभ में संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम दिया गया। वांडूरा का प्रारंभिक शोध मुख्यतः अवलोकन अधिगम जो दूसरों को देखकर सीखा जाता है पर आधारित था। उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा जो नियमित रूप से अपने माता पिता के आक्रामक व्यवहार और दूसरे लोगों के साथ उनके क्रोधी बातचीत का अवलोकन करता है तो उसके अंदर भी अपने संगी साथियों से आक्रामक व्यवहार का गुण विकसित होने की संभावना होती है। वांडूरा ने अपनी नई खोजों में व्यवहार, व्यक्ति संज्ञान और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को महत्व दिया। यह दिया कब? 2000 में, 2001 में और 2004 में। कैसे दिया कि संज्ञान, पर्यावरण, व्यवहार, और व्यवहार जो है व्यक्ति के अंदर परिवर्तित होता है। इस चित्र में दिखाए गए तीर व्यवहार, व्यक्ति संज्ञान और पर्यावरण के बीच उभय संबंध को दिखाते हैं। व्यवहार व्यक्ति के संज्ञानात्मक कारकों को प्रभावित कर सकता है और संज्ञानात्मक कारक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और इसी प्रकार पर्यावरण व्यक्ति के संज्ञान को बदल सकता है। हम देखते हैं कि वांडूरा का मॉडल एक विद्यालय के विद्यार्थी की उपलब्धि तथा व्यवहार के संदर्भ में कैसे काम करता है, और अगर छात्र ठीक से पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर लाता है तो उसका व्यवहार उसकी योग्यता के बारे में धनात्मक विचार उत्पन्न करता है। अपने अच्छे नंबर लाने के प्रयासों में वह अपनी पढ़ाई की क्षमता बढ़ाने के लिए योजना और नीतियां बनाता है। इस प्रकार उसका व्यवहार उसके विचारों से प्रभावित होता है और उसके विचार उसके व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इतना काफ़ी रहेगा इसे लिखने के लिए, क्योंकि आपको 75 वर्ड्स में ही लिखना है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुभाषिता से होने वाले लाभ को लिखिए। बहुभाषिता से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। व्यापक सोच का विकास। बहुभाषिता के अंतर्गत छात्रों में व्यापक सोच का विकास संभव होता है, क्योंकि जब हमारे द्वारा किसी भाषा में सीखने का प्रयास किया जाता है तो उस भाषा के आधार पर उस भाषाई क्षेत्र की समस्त गतिविधियों से परिचित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों में व्यापक सोच का विकास संभव होता है। अगला है ज्ञान में वृद्धि। जब हम किसी भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं तो उससे संबंधित साहित्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं के बारे में सीख जाते हैं। इससे सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की संभावना। बहुभाषिता के माध्यम से छात्रों द्वारा किसी दूसरे देशों के नागरिकों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता प्राप्त की जाती है। इससे वे एक दूसरे की औद्योगिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय एकता की संभावनाएं। बहुभाषिता से जब एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो आपस के बीच की दूरी समाप्त होती है तथा सभी व्यक्ति मिलकर एक ही उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इसमें राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा संवाद एवं संप्रेषण का माध्यम है। क्या आप इससे सहमत हैं? अंतर को विस्तार से समझाइए। भाषा संवाद व संप्रेषण का माध्यम है।
मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। संवाद व संप्रेषण भाषा के कारण ही होता है या भाषा के द्वारा ही होता है, चाहे वह बोलचाल के रूप में हो, चाहे लेखन के रूप में या फिर संकेतों में। यह प्रतीकों के निर्धारित ढांचे पर आधारित है। हमारे लिए संप्रेषण का एकमात्र तरीका भाषा ही नहीं है। इसके अलावा संप्रेषण के बहुत से गैर शाब्दिक तरीके भी होते हैं। अलग अलग संस्कृति में भावनाओं व संदेशों के संप्रेषण हेतु अलग अलग गैर शाब्दिक तरीके होते हैं। इंसान और जानवरों के गैर शाब्दिक संप्रेषण में कुछ कुछ समानताएं होती हैं, परंतु भाषा हमारे जीवन में अति जरूरी है। हमें इसकी ज़रूरत दूसरों से बात करने में, उन्हें सुनने, पढ़ने व लिखने में होती है। भाषा हमें बीती हुई घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने व भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए तैयार करती है। भाषा के बिना हमारी सोच आज और अभी पर ही केंद्रित होती है। भाषा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचना व समझ को हस्तांतरित करना संभव बनाती है और एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर बनाती है। जो भाषा हम उपयोग करते हैं वह न केवल हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, बल्कि हम दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं इसे भी प्रभावित करती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा सीखने के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। सीखने के विभिन्न चरण एक नवजात शिशु से 20 वर्ष के उम्र तक निम्नलिखित हैं। 0 से 6 माह। इस उम्र का शिशु स्वर ध्वनियों में अंतर तथा 6 माह का होते होते शिशु ब जैसी ध्वनि निकालने लगता है। 6 से 12 माह ब की ध्वनियों से वह शब्दों तक पहुंचता है। वह वस्तुओं को इंगित करने लगता है तथा 10 से 13 माह के बीच वह पहला शब्द बोलने लगता है। इंगित करना, इशारा करना। 12 से 18 माह। इस उम्र में उसकी शब्दावली में लगभग 50 शब्दों का ज्ञान शामिल होता है। 18 से 24 माह उसकी औसत शब्दावली 200 शब्द होती है तथा वह 2 शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है। 2 साल। इस उम्र में उसकी शब्दावली में तीव्र गति से विकास होता है। वह भूतकाल का उपयोग करने लगता है। 3 से 4 साल। वह अपनी बात को हाँ ना में व्यक्त करने लगता है, साथ ही क्यों, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्न, नकारात्मक तथा आदेशात्मक वाक्यों की समझ होती है। 5 से 6 साल। उसकी शब्दावली में औसतन 10,000 शब्द होते हैं तथा वह सरल वाक्यों को जोड़कर उपयोग करता है। 6 से 8 साल। इस उम्र में उसकी शब्दावली लगातार बढ़ती जाती है। वह भाषा के नियमों को समझने लगता है तथा समझकर तरीके से बातचीत करता है। 9 से 11 साल। परिभाषाओं, समानार्थी शब्द आदि को जानने लगता है। वह बातचीत के तरीके में भी बेहतर हो जाता है। 11 से 14 साल। उसकी शब्दावली में ज़्यादा अमूर्त शब्द शामिल होते हैं। वह जटिल व्याकरणीय प्रकारों की समझ रखता है। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग की समझ, तुलना, व्यंग, अलंकार आदि की भी उसे समझ होती है। 15 से 20 साल। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह वयस्कों के साहित्य को समझ लेता है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता क्या है? भारत में विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। राज्यवार देखें तो यहाँ के सभी राज्यों की संस्कृति एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सोचने का तरीका, अभिवृत्तियाँ, नृत्य, संगीत एवं अन्य कलाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की हैं। दूसरे स्तर पर हमें एक ही राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न संस्कृति के आयाम दिखने लगते हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य में गढ़वाली और कुमाऊगी संस्कृति क्षेत्र मिलते हैं। राजस्थान में मारवाड़, शेखावटी, ढूंढार, मेवाड़ आदि। उत्तर प्रदेश में ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड आदि। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ आदि। बिहार में भोजपुरी, भगही और मिथिला क्षेत्र एक ही राज्य में कई संस्कृतियां होने के प्रमुख उदाहरण हैं। इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कई उपक्षेत्र हैं जिनकी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संप्रेषण की बाधाओं का वर्णन कीजिए। विचारों के आदान प्रदान करते वक्त अर्थात संप्रेषण में बहुत सी बाधाएं आती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पर्यावरणीय बाधाएं, शारीरिक असुविधाएं,
भाषा संबंधी कठिनाई, सैद्धांतिक बाधा, रुचि का अभाव, माध्यमों का अभाव, वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई, प्रशिक्षित व्यक्ति में कमी, संगठन के आकार की बाधा। आप चाहें तो इसमें से 2-4 हेडिंग डाल के थोड़ा सा मैटर बना दीजिएगा, शब्द ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाने का दायित्व उसके समाज पर है। समाज की विभिन्न संस्थाएं उसका समाजीकरण, सोशियलाइजेशन करती हैं। आयु के अनुसार हंसना, रोना, चलना फिरना आदि सीखने के साथ ही साथ वह समाज की विभिन्न इकाइयों यथा कुटुंब, विद्यालय, पुस्तकालय, क्लबों आदि के नियमों, परंपराओं और मान्यताओं से परिचित हो जाता है। सामाजिक वातावरण से वह अपने को समायोजित करता है तथा समाज की विभिन्न इकाइयों को जिन पर बालक के समाजीकरण का भार है, ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उन्हें समुचित रूप से अपने विकास का अवसर मिल सके और वे कुशल नागरिक बन सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आया हुआ है 2022 में। वांडूरा का सिद्धांत। वांडूरा ने सामाजिक सीखने के सिद्धांत दिए। इन्होंने भाषा सीखने के लिए अनुसरण पर बल दिया। उनका मानना था कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण करता है और उसी से सीखता है। इन्होंने बताया कि बच्चे प्रतिरूपण के माध्यम से भी सीखते हैं। अगला है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य भाषा अवयव व स्तर पर नियंत्रण होना, बोलने में जीभ, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र सभी की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक भी अंग में कमजोरी या कमी होने के कारण भाषा प्रभावित होती है। सिद्धांत यह कहता है कि जब इन सभी अंगों में परिपक्वता आती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से हो जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो तुतलाया करते हैं तो वो परिपक्व नहीं होते। अनुकरण का सिद्धांत। सरली तथा वैलेंटाइन इत्यादि कई मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि बालक अपने पास पड़ोस परिवार के लोगों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करता है, फिर उसी से सीखता है। जैसी भाषा बालक के परिवेश में बोली जाती है, बालक उसी तरह की भाषा को सीखता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्ष में कहानी कथन के उपयोग को समझाइए। कक्षा में कहानी कथन से विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। छोटी छोटी कहानियों से बालक संसार के अनेक जीव जंतुओं के नाम, गुण और अवगुण से परिचित हो जाता है। कक्षा में कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति की अभिवृद्धि बालक में होती है। बालक केवल चित्रों व संकेत के आधार पर घटना सूत्रों को समझने तथा नई कहानी रचने लगते हैं। कक्षा में कहानी कथन से बालक में क्रमिक रूप से बोलने तथा तार्किक विचार करने की शिक्षा मिलती है। झिझक और संकोच की भावना दूर होती है, बोलने में स्वाभाविकता आती है। कक्षा में कहानी सुनाने से मुहावरों का ज्ञान अनायास ही होता है। बालक व शिक्षक के मध्य घनिष्ठता स्थापित करने में कहानी मुख्य भूमिका निभाती है। कहानी कल्पना तथा संवेगों में संतुलन करना सिखाती है। कहानी मनोरंजन के साधन है और कहानी शिक्षार्थी के मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी साहित्य की अभिवृद्धि की अन्यतम साधन है जिससे बालकों को साहित्य का ज्ञान हो। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन दिया है, हम लोग शॉर्ट में से समझेंगे। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। स्किनर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सिद्ध किया कि प्राणी में किसी कार्य को करने या सीखने के प्रति सक्रियता होती है जिसका आधार अभिप्रेरणा, पुनर्बलन तथा सक्रिय अनुबंध होता है। सक्रिय अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत तथा संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। बी.एफ. स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और यह अनुभव किया कि अभिप्रेरणा के कारण ही अधिगम में क्रियाशीलता आती है। उद्दीपन भावी क्रिया को नियंत्रित करता है। शिक्षक कक्षागत परिस्थितियों में कुछ संकेत शब्दों में संपूर्ण क्रिया का संचालन करता है। स्किनर ने चूहों, कबूतरों आदि पर प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि 2 प्रकार के व्यवहार प्राणियों में पाए जाते हैं, अनुक्रिय तथा सक्रिय।
सक्रिय अनुबंध प्रयोग। स्किनर ने कबूतरों पर सक्रिय अनुबंध के प्रयोग किए। कबूतर को स्किनर बॉक्स में एक लीवर को दबाना था। प्रारंभ में बॉक्स में प्रकाश की व्यवस्था थी। कबूतरों ने एक निर्धारित व्यवहार सीख लिया। उसका परिणाम 6 विभिन्न प्रकार की प्रकाश योजनाओं में किया गया। कम से अधिक प्रकाश योजना में समय अंतराल रखा गया। मूल उद्दीपन में तथा अन्य उद्दीपनों में यह देखा गया कि कबूतरों ने नवीन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की। यह प्रवृत्ति मूल तथा नवीन उद्दीपनों के प्रति पाई गई। इस प्रयोग में सामान्यीकरण के तत्वों को विशेष महत्व दिया गया। लीवर में चोंच मारने की क्रिया में यह देखा गया कि जब भी प्रकाश में लीवर को देखा गया, मूल उद्दीपन प्रकट हुआ। प्रकाश व्यवस्था में जैसे जैसे अंतर होता गया, वैसे वैसे अनुक्रियाएं कम होती गईं। इसी के साथ ही ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूरे होते हैं। मिलते हैं अंतिम यूनिट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही पढ़ाया जाता है जो आपके पेपर में आने वाला होता है। कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो प्रश्न पिछले साल के प्रश्न और ये सारे प्रश्न एक ही हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।